हिंदी भाषा का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षर और स्वर की प्रकृति के संबंध में पूर्णतः सत्य है। इसमें से कौन सी जो कथन है जो अक्षर और स्वर की प्रकृति के बारे में पूरी तरह से सत्य है। पहला कथन दिया है, प्रत्येक स्वर एक स्वतंत्र अक्षर हो सकता है, लेकिन बिना स्वर के किसी भी अक्षर का निर्माण संभव नहीं है। इसमें पहला कथन ही सही है कि जो प्रत्येक जो स्वर होता है अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र अक्षर होता है या हो सकता है, लेकिन जो बिना स्वर के किसी भी अक्षर का निर्माण संभव नहीं। बिना स्वर का जो है कोई भी अक्षर है उसका निर्माण संभव नहीं। जैसे यहाँ पे का लिखे हैं तो एक का में जो है आधा का और फिर इसमें आ जुड़ के क्या बनता है, ये का। तो ये जो का शब्द जो का अक्षर बना है ये स्वर की सहायता से बना गया है, इसलिए जो कथन है पहला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ये जो है ऑप्शन ए है। प्रश्न है, संधि के नियमों के आधार पर निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों के शुद्ध उदाहरण क्रमशः मौजूद है। तो पहले क्या होना चाहिए, व्यंजन संधि, और दूसरे नंबर पे विसर्ग संधि के जो उदाहरण हैं उसको बताना है। पहला दिया ऑप्शन ए में यशोधरा और वाग्मय। तो यशोधरा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यश धन धरा, ये जो ऐसा धन धरा हो गया। ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, लेकिन शुरू में क्या बोला गया, पहले व्यंजन संधि आना चाहिए उसके बाद विसर्ग संधि। और जो ये वाग्मय दिया गया है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाक धन मय, वाक धन मय। ये किसका उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि शुद्ध उदाहरण जो है क्रमशः होनी चाहिए। क्रमशः मतलब पहले जो क्या होना चाहिए, ये व्यंजन संधि का उदाहरण और दूसरे नंबर पे ये विसर्ग का। लेकिन ये इसमें पहले में विसर्ग का दे दिया है और दूसरे में व्यंजन का है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। उसके बाद बी में दिया गया है तन्मय और निश्चल। ये जो तन्मय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तत् धनमय, तत् धनमय हो जाएगा। और निश्चल का क्या हो जाएगा, नी धन छल, नी धन छल। तो ये जो तत्मय जो है क्या है, किसी तत् धनमय किसका उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का। और नी धन छल ये किसका है, विसर्ग का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सी में दिया है महर्षि, तो महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि हो जाएगा। और किसका एग्जाम्पल है, ये स्वर संधि का है। स्वर संधि है तो ये पहले से ही हट जाएगा। और दूसरा क्या है, दो धन तर, तो ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, तो सी भी हट जाएगा। उसका डी में दिया है उदाहरण, तो उदाहरण का जो है संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, उतधन धरण। तो ये जो किसका उदाहरण हो जाएगा, व्यंजन संधि का। लेकिन जो स्वैच्छिक है ये किसका है, ये वृद्धि स्वर संधि का है। स्वधन ऐच्छिक ये वृद्धि स्वर संधि कहती है, जो डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि किस विकल्प में सभी शब्द पूर्णतः तद्भव श्रेणी के हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा जो शब्द है पूरी तरह से तद्भव। एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तो इसमें बताना है कि तद्भव श्रेणी कौन सी है। तत्सम जो संस्कृत का रहता है और संस्कृत से आए हुए शब्द क्या कहलाता है, तद्भव। इसमें बताना है कि कौन सी जो श्रेणी है तद्भव श्रेणी के हैं। अटलाटिका हो गया, कंकड़ हो गया, ओष्ठ, ये सभी क्या है, ये तत्सम का है, तो ये हट जाएगा। बी में दिया कपाट कर्पूर कूप, ये भी तत्सम है, तो भी हट जाएगा। अचरज उज्ज्वला काच, ये क्या हो जाएगा, तद्भव। ये अचरज जो क्या होता है, ये आश्चर्य का होता है। और उज्ज्वला जो है ये उज्ज्वल का, उज्ज्वला जो है उज्ज्वल का, और काच जो है कार्य का, उज्ज्वल, ये हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वला जो है उज्ज्वल का, ये जो आश्चर्य हो गया, कार्य हो गया, और ये उज्ज्वल, ये सब क्या है, तत्सम। इसका जो है तद्भव रूप क्या हो गया, अचरज हो गया, उज्ज्वला हो गया और काच हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ये तीनों सब क्या है, ये तद्भव श्रेणी के हैं। और डी में दिया है अग्नि क्षेत्र गोधूम, ये सब क्या है, तत्सम है, तो डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें अचरज, अचरज हो गया, उज्ज्वला हो गया और काच हो गया। प्रश्न है, अनिकार्थी शब्द के दृष्टिकोण से द्विज शब्द के सही अर्थ समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए। अनिकार्थी के दृष्टिकोण से बताना है कि ये जो एक शब्द है उसके अनेक अर्थ क्या हो सकता है, उसका तो द्विज का बताना है इसमें। तो द्विज का जो अनिकार्थी क्या होता है, ब्राह्मण हो गया, पक्षी हो गया और दांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही पूर्व पद तथा
उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी हो, वह कौन सा समास कहलाता है। इसमें बताने कि जो उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। उत्तर पद मतलब जैसे बाद का पद जो है, और पूर्व पद मतलब पहले का पद क्या हो, प्रधान हो। और इसमें जो है ये उत्तर पद क्या होना चाहिए, प्रधान। और जो पूर्व पद है, पहले का जो पद और उसके बाद का पद, दोनों में क्या हो, विशेषण और विशेष्य। इसी को बोल सकते हैं उपमेय और उपमान। जहाँ पे उपमेय और उपमान का क्या हो, बारे में चर्चा हो रहा हो, उपमेय और उपमान का, या दोनों में संबंध भी हो, तो वह कौन सा समास कहलाता है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास, तो ये जो है किसकी विशेषता है, ये कर्मधारय समास की विशेषता है, जिसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और साथ ही जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं होता है। मतलब उपमेय में उपमान की संबंध होता है। वह कौन सा समास है, वो एक कर्मधारय समास। और आगे क्या दिया गया है, और वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय, इक। तो इसमें दिया होगा बहुब्रीहि है, तो ये हट जाएगा। सी में दिया है तत्पुरुष, ते भी हट जाएगा। डी में वजीफा, ते भी हट जाएगा। बी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कर्मधारय समास और एक प्रत्यय है। ये जो वैज्ञानिक है उसमें एक प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहाँ पे बताना है कि वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा शादी कर लिया हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसको बताना है। इसमें जो परित्यक्ता दिया है, परित्यक्ता किसको बोला जाता है, जो अपने पति को त्याग दिया हो या उसके पति छोड़ दिया हो या त्याग दिया हो। ये जो है पति त्यागता को प्रतित्यक्ता। अनूढ़ा जो क्या होता है, ये अविवाहित स्त्री के लिए यूज होता है। अनूढ़ा अविवाहित स्त्री के लिए, या इसी को बोल सकते हैं कुमारी कन्या के लिए। कुमारी कन्या के लिए यूज होता है ये जो अनूढ़ा। ये जो ऑप्शन ए भी हट जाएगा, बी भी हट जाएगा। और जिसका पति जो है दूसरा शादी कर ले हो, तो उस स्त्री को बोला जाता है अधियूढ़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधियूढ़ा। प्रश्न है, आप कक्षा चौथी के हिंदी शिक्षक है। राहुल लिखते समय लड़का को लड़का लिखता है और स्कूल को स्कूल लिखता है। अर्धवार्षिक परीक्षा में उसके बहुत कम अंक आए हैं। ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा। ये आपको कंडीशंस दिया गया है कि आप जो है क्लास 4 के हिंदी के शिक्षक है। राहुल लिखते समय जो है लड़का को लड़का लिखता है और स्कूल को स्कूल लिखता है। इस कंडीशंस में क्या होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा में उसका बहुत कम आता है। ऐसी स्थिति में आपकी क्या उपयुक्त निर्णय होनी चाहिए या क्या कदम होनी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है, कापी में गलतियाँ चिन्हित कर कक्षा में डांटेंगे और चेतावनी देंगे। ऑप्शन ए उचित विकल्प नहीं है। बी में दिया है, माता पिता को बुलाकर शिकायत करेंगे और घर पर सख्ती करने को कहेंगे। ये भी उचित नहीं है। सी में दिया है, गलतियों को भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए। तो जो गलती किया है तो उसको क्या मानते हुए, भाषा सीखने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, मानते हुए उसकी जो मौखिक क्षमता का आकलन करेंगे। उसकी जो मौखिक क्षमता है उसके आकलन करेंगे, ओरल टेस्ट लेंगे और सुधारात्मक शिक्षण की योजना बनाएंगे। ये जो ऑप्शन सी उचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी में दिया है, उसे होशियार छात्र के साथ बैठाकर शब्दों की कई बार नकल करवाएंगे। तो ये भी डी भी उचित नहीं है। इसमें सबसे उचित विकल्प दिख रहा है सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, संज्ञा, सर्वनाम और कारक के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन दिया कि वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त या प्रयुक्त सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ये कितना होता है, 3 होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है तीसरा अन्य पुरुष। और ये जो तीनों को यहाँ पे लाइन से दिया गया है, उत्तम पुरुष मतलब क्या हो जाएगा, वक्ता जो बोलने वाला होता है। मध्यम पुरुष मतलब श्रोता सुनने वाला। और तीसरा जो है अन्य पुरुष, जो क्या हो जाएगा, जो अन्य पुरुष जो है अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, वो अन्य पुरुष। ये जो है ये कथन के सही हो जाएगा। इसका जो है कथन जिसमें के नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया है, सुंदरता और बचपन जातिवाचक संज्ञा है। तो जो ये सुंदरता और बचपन जो है ये जातिवाचक नहीं है, ये कौन सा है, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, ये भाववाचक संज्ञा है। कि जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सुंदरता और बचपन ये जातिवाचक नहीं है, कौन सा, ये भाववाचक संज्ञा है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे।
ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी दिए, मतलब इसमें एल भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है, कर्म कारक का चिन्ह जो है को है। जो कर्म कारक है उसका चिन्ह क्या है, को है, जिसका प्रयोग जो है सजीव कर्म के साथ अनिवार्य होता है। जो कथन है में भी सी हो जाएगा। कर्म कारक जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। यहाँ पे जो को क्या है, ये कर्म कारक है। ये राम ने रावण को मारा, तो को जो है कर्म कारक चिन्ह है। तो उसी बात को बताया जा रहा है कि जो कर्म कारक का चिन्ह जो होता है को होता है, जिसका प्रयोग जो है सजीव कर्म के साथ अनिवार्य होता है। तो जो कथन है ये भी सी हो जाएगा। तो जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। इसका जो है कथन एन दिया है, सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह अलग लिखे जाते हैं। कि जो कथन जो है ये सर्वनाम के साथ जो है कारक चिन्ह अलग लिखे जाते हैं, तो ये कथन एन गलत हो जाएगा। क्योंकि जो संज्ञा होता है, ये जो संज्ञा, तो संज्ञा के साथ जो कारक चिन्ह लिखते हैं उसको अलग लिखते हैं। जैसे राम ने, तो यहाँ पे ने जो है संज्ञा से अलग है, राम जो है संज्ञा हो गया और ने अलग है। तो ये जो संज्ञा में होता है, लेकिन जो सर्वनाम है, जैसे यहाँ पे लिखे उस ने, तो ये जो है सर्वनाम है, उसके साथ जो है क्या है, कारक चिन्ह लगा हुआ है, ना कि अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह अलग लिखे जाते हैं, तो अलग नहीं लिखे जाते हैं, साथ में। जैसे उसने, मुझसे, तो ये जो सर्वनाम चिन्ह, ये जो कारक चिन्ह है वो साथ में है सर्वनाम का, इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। इसका जो है कथन ओ दिया है, अलग होने का भाव अपादान कारक कहलाता है। तो जो कथन वो सही है। तो ये इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन के, एम और ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, विशेषण और क्रिया के संदर्भ में सही कथनों की चयन कीजिए। विशेषण और जो है क्रिया उसके संबंध में सही कथन का चयन करना है। कथन के दिया है, क्रिया एक क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया होने पर पहली जो है पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। तो जो कथन कैसे हो जाएगा कि जो है एक क्रिया के बाद जो है तुरंत जो है दूसरी क्रिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो पहली क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन खाना खाकर सो गया। मोहन खाना खाकर सो गया, मोहन खाना खाकर सो गया, तो ये वाला खाना तो ये भोजन के लिए है, और ये खाकर सो गया, तो ये खाकर जो क्या है, ये एक क्रिया के बाद जो है दूसरी क्रिया, एक क्रिया जैसे क्या होगी, ये खाना, ये जो खाकर, तो ये भोजन जो है, ये वाला जो खाना क्या होगा, भोजन वाला, और एक खाकर एक क्या होगा क्रिया, और सो गया ये दूसरी क्रिया। तो उसी बात को बोला गया कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रहा है। जैसे ये खाकर सो गया, ये जो खाकर एक क्रिया हो गया और दूसरी क्रिया हो गया सो गया, तो जो है दूसरी एक क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया होने पर पहली जो है क्या कहलाता है, पहली वाला जो क्या हो जाएगा, ये खाकर, ये क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो जो कथन की ये सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में की नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी हट जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया है, सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा कि जो सकर्मक क्रिया का फल जो है किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। जैसे राम आम खाता है, यह राम रोटी खाता है। यहाँ पे जो आम क्या है, कर्म है, तो जो सकर्मक क्रिया का जो फल है किस पे पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, मतलब आम पे पड़ रहा है। तो जो कथन एल ये भी सही है। तो जिस ऑप्शन में एल नहीं उसको हटा देंगे, ए और बी में एल ये नहीं हटेगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, सर्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा के बाद आते हैं। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा कि जो सर्वनामिक विशेषण है ये हमेशा संज्ञा के बाद नहीं पहले होता है। ये क्या होगा, यहाँ पे पहले होगा। जैसे यहाँ पे लिखिए यह लड़का लिखे, यहाँ पे जो यह आया है क्या है, सर्वनामिक है, जो लड़का के पहले आया है, इसलिए जो यहाँ पे क्या दिया, जबकि सर्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा के बाद आते हैं, तो संज्ञा के बाद नहीं पहले आता है। तो जो कथन एम ये गलत हो जाएगा। जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। इसके बाद जो है कथन एन दिया है, कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो जो कथन एन ये भी सही है। इसके बाद ओ में दिया है, थोड़ा दूध और कम पानी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो जो कथन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो थोड़ा दूध और कम पानी, तो ये जो क्वांटिटी को बता रहे हैं, जो थोड़ा और कम, यहाँ पे फिक्स नहीं बताया जा रहा है, तो ये जो अनिश्चित नहीं होगा, अनिश्चित जो है माणवाचक विशेषण होगा, ना कि निश्चित। ये जो कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन के, एल और एन। के, एल, एन किस में दिया, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल के, एल और एन सही है।
प्रश्न है, वाक्य के अंग, भेद और पदक्रम के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन दिया के, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ये जो कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय नहीं, क्या बोला जाता है, उद्देश्य। उद्देश्य बोला जाता है, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे क्या बोला जाता है, विधेय या प्रेडिकेट, और उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट। तो जो कथन के गलत हो जाएगा, जिसमें के है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया और मिश्र वाक्य। जो कथन एल सही है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होता है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो जो कथन एल ये सही है। तो जिसमें एल नहीं हो उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है, मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य और दूसरा जो क्या होते हैं, अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जो कथन एम ये भी सही है। तो ये जो एम सही है, तो जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे। तो सी और डी में है। इसका जो है कथन एन दिया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। तो जो कथन एन ये भी सही हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। जो कथन एन ये भी सही है। इसका जो है कथन ओ दिया है, सामान्य पदक्रम में क्रिया कर्ता से पहले आती है। तो जो कथन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है वर्ब। पहले क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट मतलब कर्ता हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट मतलब जो है, जो ऑब्जेक्ट बाद में जो होता है, और ये जो है ये वर्ब जो है क्रिया अंत में आता है, वाक्य के अंत में आता है क्रिया। ये जो कथन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है सामान्य पदक्रम में क्रिया कर्ता से पहले आता है। कर्ता से पहले आता है बोला जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट से पहले। जो कथन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिया है या वर्ब जो है ये वाक्य के अंत में आता है। तो जो कथन वो गलत है। ये जो ऑप्शन सी में हो दिया है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन एल, एम और एन, एल एम एन सही हो रहा है। किसमें दिया, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें केवल एल, एम और एन सही है। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया है पी, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, तो इसका अर्थ क्या होता है, उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ जो है मन की बात ताड़ जाना या जान जाना। तो जो मन की बात है उसको जान जाना या ताड़ जाना, ये क्या होता है, उड़ती चिड़िया पहचानना। तो ये पी का हो जाएगा 3, पी का 3। इसका क्यू में दिया ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ये क्यू का हो जाएगा 1, क्यू का 1। इसका सी में दिया है, सॉरी आर में दिया गया है, आग बबूला होना। आग बबूला होना, तो इसका अर्थ क्या होता है, आग बबूला होना का अत्यधिक क्रोधित होना। तो ये आर का हो जाएगा 2, आर का 2। इसका जो है एस में दिया है, ढाक के 3 पार। ढाक के 3 पार मतलब सर जो है सदा एक सी स्थिति रहना। ये एस का हो जाएगा 4, एस का 4। पी का 3, पी का 3 जिस ऑप्शन में नहीं हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट जाएगा। इसके बाद क्यू का 1, क्यू का 1 सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 3, क्यू का 1 और आर का 2 और एस का 4। प्रश्न है, भाषाई विकास के चरणों का सही सुमेलन कीजिए। पी में दिए गए है रुदन। तो ये रुदन जो क्या होता है, जन्म के तुरंत बाद, तो बच्चे जो है जन्म के तुरंत बाद जो आवाज़ निकालता है, तो ये क्या होता है, रुदन। ये पी का हो जाएगा 2, पी का 2। इसका जो है क्यू में दिया है कुकना। तो बच्चा जो है कुकना, जो ये भी मतलब आवाज़ निकालने लगता है कुकने जो है। तो ये कब होता है, तो ये जो कुकना जो होता है ये लगभग 6 सप्ताह, मतलब जन्म के जो है 6 सप्ताह के बाद जो है बच्चा जो है कुकना लगता है। तो ये क्यू का हो जाएगा 4। तरह तरह की आवाज़ निकालने लगता है कुकना में। उसके बाद जो है बबलाना। तो बबलाना कब होगा, लगभग 6 माह की आयु में। 6 माह की आयु में बच्चा जो है बबलाने लगता है। ये आर का हो जाएगा 1। और फिर 1 वर्ष की आयु में जो है एक शब्दी चरण सीखने लगता है। ये एक शब्दी मतलब जो है बोलने लगता है शब्द वगैरह। तो ये हो जाएगा 1 वर्ष की आयु के आसपास। ये एस का हो जाएगा 3, एस का 3। पी का 2 जिस ऑप्शन नहीं हटा देंगे, ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी हट जाएगा। उसके बाद क्यू का 4, क्यू का 4 सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और आर का 1 और एस का 3, ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, भाषा अर्जन की अवधारणाओं का सही सुमेलन कीजिए। भाषा जो अर्जन है उसकी अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसका सही सुमेलन करना है। पी में दिए गए है अनुकरण और सुदृढ़ीकरण। अनुकरण और सुदृढ़ीकरण, इसको व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण।
तो जो है इसको ये अनुकरण और जो सुदृढ़ीकरण की जो सिद्धांत है, ये अवधारणा है, इसको व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी बोला जाता है। और ये अवधारणा, ये कंसेप्ट किसने दी है? इस अवधारणा, ये कंसेप्ट को दिया है ये स्किनर ने। ये पी का हो जाएगा 4, स्किनर। इसका जो है ये क्यू में दिया है जन्मजात भाषा क्षमता, जो है जन्मजात भाषा क्षमता, तो इसको जो है सहजजात दृष्टिकोण भी बोला जाता है। जो जन्मजात जो भाषा क्षमता है, इसको जो है सहजजात दृष्टिकोण, ये अप्रोच भी बोला जाता है। और ये कॉन्सेप्ट या अवधारणा को किसने दिया है? चॉम्स्की ने। ये क्यों का हो जाएगा 1, चॉम्स्की, क्यों का 1। उसके बाद जो है ये आर में दिया है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, इस सिद्धांत को जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या दृष्टिकोण भी बोला जाता है। इसको सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तो इसको जो है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी बोला जाता है। और ये जो दृष्टिकोण या अवधारणा किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। ये आर का हो जाएगा 2, वाइगोत्स्की, आर का 2। इसका जो है ये एस में दिया है विचारों का विकास। विचारों का विकास, इसको जो है संज्ञानात्मक विकास भी बोला जाता है, या जो है संज्ञानात्मक अवधारणा या कंसेप्ट भी बोला जाता है। तो इस जो सिद्धांत या अवधारणा को किसने दिया है? पियाजे ने, जीन पियाजे ने। एस का हो जाएगा ये 3, एस का 3। पी का 4, पी का 4 जिसमें नहीं हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट जाएगा। इसके बाद क्यू का 1, क्यू का 1 जो है ये ए और सी दोनों में है। और उसके बाद जो है आर, आर का 2, आर का 2 ये ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये हट जाएगा। और एस का 3, ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, स्कूल आने वाले बच्चों की भाषाई क्षमताओं का सही सुमेलन कीजिए। इसमें जो है स्कूल आने वाले जो बच्चे हैं, उसकी जो भाषाई क्षमता है, कहाँ तक विकास हुआ रहता है, उसका सही सुमेलन करना है। पी में दिया गया है गृह भाषा का ज्ञान। गृह भाषा का ज्ञान, इसमें क्या हो जाएगा? भाषाई अनुभवों की समृद्ध पूंजी। तो बच्चा जो है जब स्कूल आता है तो गृह भाषा का ज्ञान क्या होता है? उसके पास जो है भाषाई अनुभव का समृद्ध एक पूंजी होता है। ये पी का हो जाएगा 3, पी का 3। इसके बाद क्यू में दिया है मौखिक कौशल। मौखिक कौशल का क्या होगा? मौखिक जो है मौखिक कौशल हो जाएगा मौखिक व्याकरण की अंतर्निहित समझ। तो जो है मौखिक कौशल मतलब जो ओरल जो स्किल है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जो ओरल जो व्याकरण है, बच्चे जो है पूरी तरह से व्याकरण का नियम वगैरह नहीं सीखा रहता है, तो क्या होता है? मौखिक व्याकरण की अंतर्निहित समझ होता है। ये क्यों का हो जाएगा 4, क्यों का 4। इसका जो है आर में दिया अपनी बात कहने की क्षमता। अपनी बात कहने की क्षमता मतलब जो है अभिव्यक्ति की मौलिक कला। तो जो अपनी बात को कहने की क्षमता, ये अभिव्यक्ति की मौलिक कला होती है। तो आर का हो जाएगा 1, आर का 1। उसका जो है एस में दिया है सामाजिक संप्रेषण। सामाजिक संप्रेषण, इसमें क्या होता है? संवाद की व्यवहारिक समझ। संवाद, ये जो डायलॉग आपस में बात करने की जो है व्यवहारिक समझ होती है, ये सामाजिक संप्रेषण की विशेषता। ये एस का हो जाएगा 2, एस का 2। पी का 3 जिस ऑप्शन में नहीं हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद क्यू का 4, क्यू का 4 सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। और आर का 1 और एस का 2, ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, अभिकथन बच्चों द्वारा भाषा सीखने के दौरान की जाने वाली गलतियाँ यह संकेत देती है कि उनका भाषा अधिगम पूरी तरह से रुक गया है और वे भाषा सीखने में असमर्थ है। तो जो ये अभिकथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गलतियाँ जो है भाषा सीखने में सहयोग होती है, बच्चे गलतियों के माध्यम से कहाँ कमी है उसको सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। ये जो कथन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से जो है अवरुद्ध हो जाता है, ये रुक जाता है बोला जा रहा है। तो ये जो अभिकथन या कथन जो है गलत हो जाएगा। कारण में दिए गए रीजन में बच्चों की गलतियाँ उनके अर्थ निर्माण, भाषाई विकास की प्रक्रिया का एक अनिवार्य, स्वाभाविक और चिंतनशील हिस्सा है। यह हिस्सा होती है, तो कारण सही है लेकिन जो अभिकथन गलत है। तो ये किसमें दिया है? लेकिन कारण जो है गलत है, अभिकथन जो है और अभिकथन और कारण दोनों गलत है। इसमें जो है ये अभिकथन गलत, तो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है। सी में क्या दिया? अभिकथन गलत लेकिन कारण सही, तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिसमें जो एसर्शंस है, ये अभिकथन है, ये गलत है, लेकिन जो रीजन है, कारण वो सही है। प्रश्न है, अभिकथन प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता के आकलन के लिए
पोर्टफोलियो को सबसे उपयुक्त और प्रामाणिक तरीका माना जाता है। ये जो अभिकथन सही है, ये जो प्राथमिक स्तर पे जो प्राइमरी लेवल पे जो भाषा क्षमता का आकलन करने के लिए जो पोर्टफोलियो है उसको सबसे उपयुक्त और प्रामाणिक जो है तरीका माना जाता है। ये जो अभिकथन सही है। कारण में दिया गया है जो पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चों की जो भाषाई विकास का एक निश्चित समय अवधि में क्रमिक और सतत रिकॉर्ड आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो जो पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चे के जो भाषाई विकास है, क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, तो उसको जो है एक समय अवधि में क्रमिक और सतत रिकॉर्ड आसानी से इसमें रख सकते हैं, किसमें, पोर्टफोलियो में। तो जो कारण भी सही है और एक कारण जो है पोर्टफोलियो को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और जो कारण है कथन की या विकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, पढ़ने की वास्तविक प्रक्रिया में अर्थ ग्रहण करने के स्तरों को भाषाई गहराई के आधार पर सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताने की जो पढ़ने की जो वास्तविक प्रक्रिया है या प्रोसेस है, पढ़ना सीख रहा है तो उसकी जो प्रक्रिया के अर्थ पढ़ने से जो है अर्थ ग्रहण करने के स्तर को भाषाई गहराई के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करना, शुरुआत से अंत के क्रम में। इसमें जो है सबसे पहले बच्चा जो है क्या सीखता है, लिखित प्रतीकों और शब्दों को पहचानना। सबसे पहले जो लिखित प्रतीक है जैसे साइन वगैरह है, जैसे साइन सिंबल वगैरह हो गया, और ना उसमें जो भी शब्द लिखा गया है, जैसे यहाँ पे लिख लिया मोहन या आम हो गया, अनार हो गया। तो सबसे पहले बच्चा जो क्या सीखेगा, जो लिखित जो प्रतीक है, साइन वगैरह सिंबल वगैरह के माध्यम से सीखता है और शब्दों को पहचानना। ये हो जाएगा पहले क्रम पे, लिखित जो प्रतीक हो गया और शब्द को पहचानना। तो पहचानना पहले सीखेंगे, उसके बाद जो है पहचानने के बाद जो वाक्यों के जो प्रत्यक्ष और सामान्य अर्थ को ग्रहण करना। तो जो वाक्य है उसकी जो प्रत्यक्ष हो गया डायरेक्ट, ये जो सामान्य अर्थ है उसको ग्रहण करना, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब जो है यहाँ पे वाक्य का जो है प्रत्यक्ष और सामान्य अर्थ समझना या ग्रहण करना सीख गए। अब आगे क्या सीखेंगे, जो पाठ्य सामग्री के गहरे जो निहितार्थ है और व्यंग है उसको समझना। तो उसकी जो पाठ्य सामग्री है, जो सिलेबस है, जो कंटेंट्स है, उसकी जो गहरे निहितार्थ क्या है, उसके व्यंग क्या है, उसको समझना। हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर अंत में जो है पढ़े गए अंश पर अपनी स्वयं की आलोचनात्मक सम्मति बनाना। अब जो पढ़े हैं, जो चैप्टर पढ़े हैं या बुक पढ़े हैं, उसके आधार पे अपनी स्वयं की जो आलोचना क्या है उसको अपने दृष्टिकोण से एक्सप्लेन करना। ये अंत में सीखेंगे, ये अंत में चरण होगा। पहले चरण पे आ जाएगा ये क्यों, उसके बाद दूसरे नंबर पे आर, और तीसरे नंबर पी, और लास्ट चौथे नंबर पे एस। शुरू में क्यों, जिस ऑप्शन में क्यों नहीं हटा देंगे, सी में नहीं है और डी में नहीं है। क्यों के बाद आर, क्यों के बाद आर, बी में नहीं है, बी हट जाएगा, आर के बाद पी, पी के बाद एस। ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, भाषा मूल्यांकन की संपूर्ण और प्रामाणिक प्रक्रिया के संचालन को, जो भाषा मूल्यांकन है उसकी जो संपूर्ण और जो प्रामाणिक प्रक्रिया है उसके संचालन को सही तार्किक चरणों के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा मूल्यांकन के जो मुख्य उद्देश्य है और कौशल है उसका निर्धारण करना। सबसे पहले जो मूल्यांकन है उसकी जो मुख्य उद्देश्य क्या है और जो कौशल क्या है उसका सबसे पहले निर्धारण करेंगे, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब यहाँ पे जो मूल्यांकन का उद्देश्य और जो कौशल है उसका निर्धारण कर लिए। अब आगे क्या करेंगे, जो है उपयुक्त टूल्स या गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का अवलोकन करना। उपयुक्त टूल्स जैसे हो गया पोर्टफोलियो हो गया, चेक लिस्ट हो गया, कहानी कहना हो गया। तो इसके माध्यम से उपयुक्त टूल्स हो गया या सामग्री हो गया, या जो गतिविधि के माध्यम से बच्चों का अवलोकन करना। अब क्या करेंगे, जो है ये पहले निर्धारण कर लिए, अब बच्चों का अवलोकन करेंगे, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पे अवलोकन कर लिए, तो यहाँ से हमें जो डेटा मिलेगा या आंकड़ा मिलेगा, अब उस आंकड़ा के आधार पे क्या करेंगे, बच्चों की जो भाषाई कमियों और त्रुटियों का बारीकी से विश्लेषण करना। यहाँ पे हमें जो है क्या किए, जो उपयुक्त जो टूल्स हो गया या सामग्री के माध्यम से बच्चों का अवलोकन किए। अब अवलोकन के माध्यम से कौन से जो बच्चे भाषाई कमी है या उसमें क्या त्रुटि है उसकी बारीकी से विश्लेषण करेंगे, ये इस डेटा के आधार पे। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब यहाँ पे विश्लेषण कर लिए, एनालिसिस कर लिए उसका। अब क्या करेंगे, आकलन के परिणाम को या आकलन के जो परिणामों के आधार पर शिक्षण विधियों में सुधारात्मक बदलाव करना। अब जो है मैं हमारे पास जो रिजल्ट आएगा एग्जैक्ट जो विश्लेषण के बाद, तो जो परिणाम है उसके आधार पर शिक्षण विधि में हमें क्या क्या सुधार करना है या क्या कमियाँ रह गए उसको बदलाव करना। ये हो जाएगा चौथे नंबर लास्ट में। शुरू में हो जाएगा ये क्यों, उसके बाद दूसरे नंबर पे एस, तीसरे नंबर पे पी,
और लास्ट में हो जाएगा चौथे नंबर पे आर। शुरू में क्यों, जिस ऑप्शन में क्यों नहीं हटा देंगे, सी में नहीं है और डी में नहीं है। क्यों के बाद एस, ये जो है क्यों के बाद एस ए में नहीं है तो भी हट जाएगा, और इसके बाद पी के बाद आर, तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, एक बालक द्वारा लेखन कौशल के विकास के दौरान प्रदर्शित किए जाने वाले शुरुआती व्यवहारों को स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे बताना है कि जो एक बालक द्वारा लेखन कौशल, मतलब उसमें जो राइटिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में उस दौरान जो है प्रदर्शित किए जाने वाले शुरुआती व्यवहार को स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें जो है पहले क्रम पे बच्चा क्या करना सीखता है, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना या कीलम काटी करना, यह स्क्रेबलिंग। तो ये पहले नंबर पे जो है क्या है, बच्चा जो है किसी अक्षर को लिखना सीख रहा है या उसको बनाना सीख रहा है, तो बच्चे जो है डायरेक्ट नहीं सीखते हैं, वो पहले वो लाइन वगैरह ऐसे आड़ी तिरछी लाइन और लाइन वगैरह जो है बनाने सीखता है, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। इसका जो है दूसरे नंबर पे क्या है, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए चित्रों का सहारा। फिर बच्चों क्या है धीरे धीरे जो है चित्र बनाएंगे, जैसे गोला हो गया और नाव कुछ हो गया, तो अपने अकॉर्डिंग बच्चे जो है चित्र वगैरह बनाना सीखेंगे, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब जो है दूसरे नंबर के बाद जो है फिर जो है वर्डों की आकृतियों की नकल करने का प्रयास करना। अब जो वर्ड है जैसे यहाँ पे लिख दिया आ, या इंग्लिश में लिख दिया लेटर ए, तो बच्चा जो है जैसे ये आ बना है वैसे बनाने का प्रयास करेगा कि कैसा बना है, जैसे एक लाइन ऐसे खींचे, फिर आड़ी लाइन खींचे, फिर ऐसे बनाए, तो उस टाइप का बच्चा जो है क्या है कि ये बनाना सीखेगा। तो वर्डों की आकृति की नकल करने का प्रयास करना, ये जो है कॉपी करने का प्रयास करेगा। फिर अंत में क्या है, अक्षरों और शब्दों को मानक रूप में स्पष्ट लिखना। फिर जो अक्षर है और जो शब्द है उसको मानक रूप में लिखना स्टार्ट मतलब सीख जाएगा, तो हो जाएगा लास्ट में अंतिम में। शुरू में हो जाएगा ये क्यों, जिस ऑप्शन में की नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट जाएगा। की के बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा आर, क्यों के बाद आर, क्यों के बाद आर ऑप्शन में नहीं है तो ये भी हट जाएगा। शुरू में हो जाएगा क्यों, उसके बाद आर, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा एस, और लास्ट में हो जाएगा पी। ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, किसी अपठित गद्यांश को पढ़कर उसका वास्तविक अर्थ निकालने और आत्मसात करने के चरणों को सही मानसिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो अपठित गद्यांश है उसके बारे में अरेंज करने की पहले से क्रम क्या होनी चाहिए। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा संपूर्ण जो गद्यांश है उस गद्यांश का एक सरसरी नज़र से मौन वाचन, मतलब सबसे पहले जो गद्यांश दिया रहेगा या पैसेज दिया रहेगा उसको सरसरी नज़र से रीड कर लेंगे या पढ़ लेंगे, तो हो जाएगा संपूर्ण गद्यांश का एक सरसरी नज़र से मौन वाचन, ये पहले नंबर पे हो जाएगा, उसको रीड करना। फिर रीड करने के बाद क्या करेंगे, जो अपरिचित जो शब्द है अपरिचित शब्दों के अर्थ को संदर्भ के अनुसार समझना। अब जो अपरिचित शब्द है उसके जो अर्थ है मीनिंग है उसको संदर्भ के अकॉर्डिंग समझना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर जो इसका संदर्भ समझ ले उसका अर्थ समझ ले। फिर जो है गद्यांश के मुख्य विचार या केंद्रीय भाव को खोजना। जो गद्यांश की जो मुख्य विचार है ये मेन टाइटल क्या है उसको सर्च करना, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब फिर क्या करेंगे, गद्यांश में दी गई सूचनाओं की तुलना से अपने पूर्व ज्ञान से करना। तो उसमें जो भी सूचना दिया गया इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो उसका कंपेयर अपने जो पहले से ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग क्या है कहीं नहीं है उसको जानना, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर अंत में क्या करेंगे, पूछे गए वैचारिक प्रश्नों के सटीक उत्तर का निर्माण करना। फिर अंत में जो सटीक उत्तर का निर्माण करेंगे तो हो जाएगा लास्ट में पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये आर, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा क्यों, तीसरे नंबर पे हो जाएगा पी, चौथे नंबर पे हो जाएगा एस और लास्ट में हो जाएगा टी। शुरू में आर, जिस ऑप्शन में आर नहीं हटा देंगे, डी में नहीं है और सी में नहीं है, सी और डी हट जाएगा। आर के बाद क्यों, आर के बाद क्यों, तो ये जो ऑप्शन बी में नहीं है बी हट जाएगा, तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो जाएगा आर क्यू पी एस टी, तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।